तो नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगेन हमने मार्जिन्स कर लिए थे इन प्रीवियस क्लासेस। नए जो रेशियोज हैं वो हैं प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट्स होते हैं, या इक्विटी होती है, या फिर लोन होता है, या डेट होता है। So in return on investment we have operating return on asset, we have return on asset, return on total capital, ROE and return on common equity. जो भी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इन न्यूमरेटर। तो वो प्रॉफिट या तो ऑपरेटिंग इनकम होगा, या फिर ईबिट होगा, या फिर जो है वो नेट इनकम होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ एसेट इन द डिनोमिनेटर। इट कैन बी एसेट्स, इट कैन बी इक्विटी, or it can be debt, or it can be sum of debt and equity. So some kind of investment in denominator and return in numerator. So starting with first one, operating ROA. Operating ROA is operating income divided by average total assets. So कितना आ रहा है इसका आंसर? So 7.7%, 7.65%। और ROA कितना है? 2.2%। और ROE 7.9। इन्वेस्टर के लिए ROE ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या ROA ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ROE ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? ऑन हिज ओन इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी है। सो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। सो इन्वेस्टर ज्यादा फोकस होगा इक्विटी पे, डेट होल्डर ज्यादा फोकस होंगे टोटल एसेट्स पे, या फिर क्रेडिट एनालिस्ट होंगे वो ज्यादा फोकस करेंगे टोटल एसेट्स पे, और जो इक्विटी एनालिस्ट हैं वो ज्यादा फोकस करेंगे इक्विटी के ऊपर। So overall all the ratios or all the profitability ratios have improved. That means company has been able to generate higher return or increase its return on per dollar of investment. इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं कर रही, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उसका जो रिटर्न है वो भी बढ़ता जा रहा है। इट इज मेकिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। यूजुअली होता क्या है कि एक कंपनी हो सकता है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हो, उसकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो इन्वेस्ट करती हो नई जगहों पे तो उस पर उसका रिटर्न कम होता हो। सो होता क्या है कि मैनेजमेंट के या सीईओज के या फिर टॉप मैनेजमेंट के, सीनियर मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स जो होते हैं वो टाइड होते हैं टू दी एक्सपेंशन। सो मे बी फॉर द पर्पस ऑफ इंसेंटिव्स और फॉर द पर्पस ऑफ बोनस, टॉप मैनेजमेंट इज इन्वेस्टिंग इनटू न्यू आइडियाज और इन्वेस्टिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, या एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हो जबकि उन पे ROI नहीं हो। So this matching or comparing ROE with the top line growth will help you analyze कि सिर्फ ग्रोथ ही आ रही है या वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल भी है। अगर वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल भी है तो इट इज गुड। अगर उस ग्रोथ के आने की वजह से आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है देन दैट ग्रोथ इज बैड। दैट मीन्स कि वो पैसे आपको कहीं और बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, या फिर दैट मीन्स कि कंपनी हैज बीन नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, और वो सिर्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करे जा रही है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है या रिटर्न नहीं दे रही। सो overall company's return on investment has increased over past 4 years. This reflects company's ability to generate higher return on per dollar of investment, and this further reflects that the company is making profitable investment and has been able to maintain the return for its investor despite growth and expansion. Again you need to compare it or you need to see it with respect to sales growth. अगर overall sales growth बहुत ज्यादा है लेकिन ROE कम हो रहे हैं, then that means there is a problem, कंपनी सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अगर सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम भी है लेकिन ROA और ROE बढ़ रहे हैं, that means कंपनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। सो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उस ग्रोथ की प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रो करते जाएं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी खराब होती जाए तो दैट ग्रोथ इज ऑफ नो यूज।